दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द सर्किट गिवन। इनिशियली दोनों कैपेसिटर्स जो थे वो हमारे अनचार्ज थे, ठीक है। एंड नाउ एट t इक्वल्स टू 0 द S वाज क्लोज्ड। तो सवाल ये है, यहां पर जो हमारा इस वाले स्ट्रेट वायर के थ्रू करंट है वो Z हमें निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ठीक है। ओके, तो विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी मैं मान लेता हूं ये वाला जो ब्रांच है, यहां पर करंट जा रहा है X, यहां पर करंट जा रहा है Y, यहां पर जो चार्ज आ रहा है वो आ रहा है मेरा प्लस Q1, यहां पर आ रहा है माइनस Q1। अच्छा, ऑब्वियस बात है, ये वाला ब्रांच पे जो करंट जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू X माइनस Z, ठीक है। और ये वाले ब्रांच पे जो करंट जाएगा दैट विल बी Y प्लस Z, और ये वाले ब्रांच पे जो करंट है दैट इज X प्लस Y, एंड यहां पर मैंने चार्ज ले लिया प्लस Q2 और यहां पर चार्ज ले लिया माइनस Q2। तो यहां पर सर्किट में जो जो हमें लिखना पड़ेगा वो सारे के सारे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो मैंने पहला इक्वेशन जो लिख सकता हूं, मैं नीचे वाला जो सर्किट है मैं वो नीचे वाला सर्किट पे देख रहा हूं, ठीक है। मैं बहुत सारे लूप्स ले सकता हूं। एक तो मैं लूप लूंगा ये वाला, ये पूरा, ये भी मेरा एक क्लोज लूप है, ऑब्वियस सी बात है। यहां से अगर मैं चालू करता हूं, ये गोल घूम के, यानी मैं कैपेसिटर्स जो है वो मैं पूरी तरीके से अवॉइड कर रहा हूं और केवल रजिस्टर के रूट से मैंने पहला वाला इक्वेशन जो है वो लिखने का ट्राई कर रहा हूं, ठीक है, राइट। सो यहां पर पहला जो ड्रॉप होगा वो होगा R इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद इसका ड्रॉप RY, यहां पर तो कोई ड्रॉप नहीं। उसके बाद यहां पर ड्रॉप R इंटू एक्स माइनस Z, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू V नॉट। ये हमारा पहला इक्वेशन है। इसको थोड़ा सा और लिख देता हूं मैं, इनफैक्ट बेटर तरीके से। 2x प्लस 2y माइनस Z, that is equals to V naught by R. So this is my first equation that we can see. ठीक है। अच्छा, अब ये छोटा वाला लूप पर घूमो, ये छोटा वाला लूप पर घूमो। यहां पर मैं एक चीज लिख सकता हूं जो Q1 by C must be equals to RY। ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। उसके बाद ये वाला लूप पे घूमो, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं Q2 बाई C इक्वल्स टू R इंटू एक्स माइनस Z। ये मेरा है तीसरा इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डायरेक्टली एक चीज तो मैं लिख सकता हूं जो dQ1 बाई dt दैट विल बी इक्वल्स टू X। ये मेरा चौथा इक्वेशन है। और यहां पर dQ2 बाई dt इज इक्वल्स टू Y प्लस Z। ये है मेरा पांचवा इक्वेशन। अच्छा, अब सेकेंड वाला इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, क्योंकि dQ1 बाई dt चाहिए तो मुझे और एक जगह से ये मिल सकता है, तो 1 बाई C इंटू dQ1 बाई dt इक्वल्स टू R इंटू dy बाई dt। इसको छठा इक्वेशन ले लो, ठीक है। इसको जो है ये हम लोग छठा इक्वेशन लिख लेते हैं। और थर्ड वाले इक्वेशन को मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 1 बाई C इंटू dQt बाई dt R इंटू dx बाई dt माइनस dz बाई dt। ये मेरे पास आ जाएगा सातवां इक्वेशन, ठीक है, ठीक है, राइट। सो अब अगर मैं 6 और 7 को ऐड करता हूं
6 और 7 को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान देना, 1/c इंटू dq1/dt प्लस dq2/dt। छठा और सातवां को मैं ऐड कर रहा हूं, अगर मैं 7 के बाद 8 लिख दिया हूं, सॉरी, ठीक है। मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू r इंटू dx/dt प्लस dy/dt माइनस dz/dt। ये मेरे पास 8वां इक्वेशन है, मैं ये बोल सकता हूं। दिस इज बेसिकली अ क्वेश्चन रिगार्डिंग मैनिपुलेशन। इसमें कंसेप्चुअली कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन द मेथड ऑफ सॉल्विंग इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। एंड यहां पर अगर मैं dq1/dt देखूं तो ये x है और ये है मेरा y प्लस जेड। सो मैं ये लिख सकता हूं 1/c x प्लस y प्लस z, दैट इज r इंटू dx/dt प्लस dy/dt माइनस dz/dt। दिस इज द इक्वेशन दैट वी कैन राइट। अच्छा, मुझे कहीं पर भी किसी भी हालात पर dx और dy से तो कहीं पर कोई लगाव है ही नहीं, मुझे तो मतलब केवल और केवल z से है। तो मुझे कुछ ना कुछ करके x और y को यहां पर कंप्लीटली एलिमिनेट करना जरूरी है, ठीक है। अब लेट्स सी, अब यहां पर फर्स्ट वाले इक्वेशन पे आओ, तो एक चीज तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, 2 इंटू पहले वाले को डिफरेंशिएट अगर मैं कर देता हूं, dx/dt प्लस dy/dt माइनस dz/dt, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा, ये पहले वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके मैं लिख सकता हूं और इसका वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा। तो दो साइमल्टेनियस वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं दोस्तों, तो x प्लस वाई का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू v0/2r प्लस z/2 और यहां पर आ जाएगा z। मैं x प्लस वाई का वैल्यू यहां से पुट कर दिया। नाउ दैट इज इक्वल्स टू r इंटू, नाउ यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा dz/2 dt माइनस dz/dt, ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, सो आवर पर्पस ऑफ लाइफ इज सॉल्व्ड कंप्लीटली। तो पूरी तरीके से हम लोगों का निकल चुका है। तो 1/c इंटू v0 प्लस 2r प्लस 3z/2, सॉरी, दैट इज इक्वल्स टू माइनस r इंटू dz/dt, ये हमारा आएगा। अब 2 काट के खुश हो जाओ, 2 काट के खुश हो जाओ, तो मेरे पास आ जाएगा dz/v0/r प्लस 3z, ठीक है। दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस rc/2, सॉरी, माइनस 2/rc into dt। So now we have to simply just integrate। अच्छा, अब t इक्वल्स टू 0 पर z का वैल्यू निकालनी है, उसको मैं एक बार के लिए भी छोड़ देता हूं, ठीक है। बाय द वे, t इक्वल्स टू 0 पर जो z की वैल्यू होगी, अगर हम गौर से ध्यान दें,
यहां पर R से कनेक्ट होते हुए हम लोगों का ये वाला, ये हमारा स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये हम लोग का टाइम t को 0 पर, यहां पर ये अब मेरा स्ट्रेट वायर बन जाएगा और ये मेरा स्ट्रेट वायर बन जाएगा। तो सारे करंट जो है वो मेरा ऊपर से फ्लो करते हुए ऐसे आएगा। देखो यहां से निकलेगा, ऊपर जाएगा, स्ट्रेट वायर पकड़ेगा, ये स्ट्रेट वायर पकड़ेगा, ये स्ट्रेट वायर पकड़ेगा, यहां पर आ जाएगा। सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस मेरा जो बनेगा वो केवल और केवल बनेगा R। तो इनिशियल करंट जो आएगा t इक्वल्स टू 0 पर, दैट इज V0 बाई R, एंड एट जनरल टाइम t इट इज Z। सो यहां पर जो इंटीग्रेशन में आएगा दैट विल बी 1/3 ln V0 बाई R प्लस 3Z डिवाइडेड बाई 4 V0 बाई R माइनस 2T बाई RC। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू ln 1/4 प्लस 3R बाई V0 into Z, and that will be equals to minus 60 by RC. So what I have is Z equals to 4 V0 by 3R, ठीक है। यहां पर हो जाएगा मेरे पास e टू द पावर माइनस 60 बाई RC, यहां पर आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा साथ में माइनस 1/4। ये हमारे पास आने वाला है। एक बात देख लेता हूं सब कुछ सही है या नहीं है। लेट्स सी, यहां पर t इक्वल्स टू 0 पुट करके देख लेता हूं तो ये 1 है, 1 माइनस 3/4। हाँ, यहां पर तो V0 बाई R आ रहा है। और एक बार फाइनल में पोजीशन देखते हैं। फाइनल में ये वाला और ये वाला मेरा कट ऑफ हो जाएगा, तो करंट सर्किट जो रहेगा वो यहां से होते हुए यहां पर जाएगा। तो Z का वैल्यू मेरा नेगेटिव आना चाहिए, वो एक बार देख लेते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैल्यूज जो होनी चाहिए R सीरीज में आ जाएगी, V0 बाई 3R आना चाहिए। लेट्स सी ये आ रही है नहीं विद अ नेगेटिव साइन। यहां पर 0 माइनस 1/4 दैट इज माइनस 3/4, और ये करूंगा तो माइनस V0 बाई 3R हमारे पास साफ साफ आ रहा है। तो दोस्तों यहां पर जो हम लोगों ने निकाले हैं बिल्कुल सही निकाले हैं। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Z। यानी इसको अगर ढंग से लिखना है तो Z मेरे पास आ जाएगा V0 बाई 3R 4 into e to the power minus 60 by RC minus 1. This is the Z as a function of time t, or as t tending to infinity, Z will tend to minus V0 by 3R. So this is a question based on manipulation only. इसका मैनिपुलेशन टेक्निक थोड़ा सा टफ है, बहुत सारे इक्वेशन बनाना था। द ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार वो वाला चीज को गौर से देख लो, वो अगर समझ में आ जाए, बाकी क्वेश्चन तो आसान है, इसमें कोई ज्यादा तकलीफदायक बात तो डेफिनेटली नहीं है, राइट। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर लगा हुआ है, इन दोनों एंड पॉइंट के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो टाइम का फंक्शन है। फॉर टाइम लेस देन t0 it is an increasing potential difference that is given by kt, and after t0 इसका वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है at kt0। तो सवाल ये है, जो हमारा रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें निकालनी है, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव पोलैरिटी अलोंग ए मान रहा हूं, क्योंकि VAB जो है वो मेरा पॉजिटिव क्वांटिटी दिया हुआ है, तो कोई भी जनरल इंस्टेंट पे मान लो यहां पर हमारा प्लस क्यू हो गया है, यहां पर हमारा माइनस क्यू हो गया है,
ये है मेरा आई। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं एक चीज तो लिख ही सकता हूं हमेशा, Q बाई सी प्लस आई आर दैट इज इक्वल्स टू VAB। ये चीज तो मैं हमेशा लिख सकता हूं। ठीक है, एंड अब मैं इसको एनालाइज करना चाह रहा हूं फॉर टाइम लेस देन T0, तो मेरे पास हो जाएगा 1 बाई सी इंटू Q बाई सी प्लस R इंटू DQ बाई DT दैट इज इक्वल्स टू K इंटू T। Now we can clearly see it's a linear differential equation। ध्यान दो कैसे बोल रहा हूं मैं, dq by dt plus 1 by CR into Q K by R into T that is equals to, and साफ साफ हम लोग देख सकते हैं this is going to be a linear differential equation, और इसका जो इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा वो आएगा e टू द पावर t बाई आर सी। साफ साफ सिंपल इंटीग्रेशन, तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट इज e टू द पावर t बाई आर सी इंटू dq बाई dt e टू द पावर t बाई आर सी इन बाई सी आर into Q K by R into e to the power T by RC into T। इनिशियली मेरा कैपेसिटर अनचार्ज था, ऑब्वियस सी बात है, तो मेरे पास ये आ जाएगा दैट विल बी D by dt e to the power T by RC into Q e to the power RC into Q, और अब जो है dt को उधर लेकर चले जाओ, दैट विल बी K बाई R T into e to the power T by RC into dt। Now we have to integrate this, तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहूंगा t इक्वल्स टू 0 पर Q तो हमारा ऑब्वियस सी बात है 0 था, तो यही वाला पूरा चीज इंटीग्रेट होने वाली है। ठीक है, इधर मैं लिमिट नहीं पुट कर रहा हूं, मैं कोई मतलब नहीं है। सो यहां पर जो आ जाएगा दैट विल बी Q इंटू e टू द पावर t बाई आर सी, और यहां पर मैं जब बाई पार्ट्स करूंगा तो पहले t को कांस्टेंट रख के इस वाले का इंटीग्रेशन, यानी यहां पर हो जाएगा आर सी t इंटू e टू द पावर t बाई आर सी माइनस t का डिफरेंशिएशन वो तो 1 हो जाएगा, ये वाले का इंटीग्रेशन यानी आर सी इंटू e टू द पावर t बाई आर सी का इंटीग्रेशन इंटू dt। ठीक है, एंड दैट हैज टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू t। एंड नाउ इफ आई अगेन इंटीग्रेट, यहां पे और एक बार आरसी आएगा, और e टू द पावर t बाई आरसी तो काट दो पूरा का पूरा, चलो अगले स्टेप में काटूंगा, चलो कोई बात नहीं, एक और स्टेप लिख देता हूं मैं, ऐसा समझ में तुम लोग को आ गया होगा जो कि ये चीज कट जाएगा। आरसी e टू द पावर t बाई आरसी e टू द पावर t बाई आरसी, नाउ t पुट करने पर तो वो टर्म रहेगा, और मैं अगर 0 पुट करूंगा तो ये वाला टर्म तो मेरा 0 हो जाएगा, केवल और केवल मेरा पास ये वाला टर्म बचेगा। सो सॉरी नहीं कट रहा है, मैं कांस्टेंट टर्म को मिस किया था, सॉरी 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 फॉर माय रॉन्ग स्पीच। आर सी टी इंटू ई टू द पावर टी बाई आर सी माइनस आर स्क्वायर सी स्क्वायर ई टू द पावर टी बाई आर सी, माइनस जब करूंगा तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, लेकिन प्लस आर स्क्वायर सी स्क्वायर का टर्म हमारा साफ साफ बचने वाला है।
ठीक है, सॉरी। तो Q का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी K बाई R RCT माइनस R स्क्वायर C स्क्वायर प्लस R स्क्वायर C स्क्वायर e टू द पावर माइनस T बाई RC। तो यहां पर जो मेरा करंट हो जाएगा I, यहां पर तो RC आ जाएगा, ये वाला टर्म खत्म, और यहां पर आ जाएगा माइनस RC इंटू ई टू द पावर माइनस T बाई RC। सो RC कॉमन आएगा तो RR तो गॉन, तो ये मेरे पास हो जाएगा KC इंटू 1 माइनस T टू द पावर ऑफ RC। ये मेरा हो जाएगा करंट I, ठीक है। एंड अगर मैं R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूंगा इस टाइम के बाद, दैट विल बी KCR इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस T बाई RC, एंड दिस विल बी वैलिड फॉर T belonging to 0 to T0, ठीक है। अच्छा, बाय द वे एक चीज और, we can easily find the value of Q at a T equals to T0. After that, it is a normal charging circuit. After that, it is a normal charging circuit. तो for T greater than T0, हमारा जो Q हो जाएगा, बाय द वे एक सेकेंड, T इक्वल्स टू T0 के लिए Q का जो वैल्यू आएगा उसको अगर मैं Q0 लिखता हूं, दैट विल बी K बाई R RC T0 माइनस R स्क्वायर C स्क्वायर R स्क्वायर C स्क्वायर ए टू द पावर माइनस T0 बाई RC। ये मेरे पास Q इक्वल्स टू Q0 पे हो जाएगा। एंड इसके बाद तो नॉर्मल चार्जिंग सर्किट है, उसको मैं ज्यादा एनालाइज नहीं करना चाह रहा हूं, बहुत बार हो गया है। बस इसका एक वाइयासा लिमिट जो है वो हमें पुट करनी पड़ेगी, वो हम पुट नहीं करेंगे, हम Q0 के फॉर्म में रख देंगे। तो बस उसमें इक्वेशन बना के छोड़ दे रहा हूं, फॉर T ग्रेटर देन T0 1 बाई C इंटू DQ बाई DT, सॉरी इंटू Q प्लस R इंटू DQ बाई DT, दैट विल बी इक्वल्स टू V0 यानी KT0, और इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा T0 से T तक, और इनिशियल वैल्यू में मेरा Q0 जो है वो हमारा रहेगा, और फाइनल Q जो होगा अगर वो कोई पूछेगा, Q फाइनल विल बी सिंपली इक्वल्स टू KT0 इंटू C। सिंपली इंटीग्रेटेड गेट दैट रिजल्ट। इसमें मुझे कोई खास दिलचस्पी नहीं है क्योंकि ये तो हम लोगों ने बहुत बार किए हैं। मेन जो था अप टू T0 वाला जो हमारा एनालिसिस है, वहां पर हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, वहां से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज अ सर्किट, यहां पर एक इनफाइनाइट लैडर है एज शोन, ठीक है। यहां पर 2 स्विचेस है और 3 कैपेसिटर लगा हुआ है एज शोन, C1, C2 and C3. The polarities are shown in the figure. ठीक है। So R का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है, तीनों का कैपेसिटेंस दिया हुआ है, और तीनों में इनिशियली इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज था, और T इक्वल्स टू 0 पर मैं अगर स्विच को क्लोज करता हूं तो पहला क्वेश्चन, इनिशियल मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज कितनी होगी, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह है, जो हमारा हीट जनरेटेड इन द सर्किट कितनी होने वाली है। अच्छा, सबसे पहले तो बाकी कुछ करे ना करे उससे पहले हमें यहां पर जो इनफाइनाइट लैडर है पहले उसको सॉल्व करना है, एंड वी कैन क्लियरली सी दैट दिस वन इज द रिपीटेटिंग यूनिट, ठीक है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैं मान लेता हूं कैपिटल R। तो हमारा जो सर्किट बनेगा इक्विवेलेंट में वो ये बनेगा, स्मॉल r
स्मॉल आर और उसके साथ पैरेलल में कैपिटल आर। एंड ऑब्वियसली बात है इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कैपिटल आर ही आना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है 2R प्लस इन दोनों का इक्विवेलेंट RR बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल आर, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू RR विल बी दिस इनटू, तो मेरे पास आ जाएगा दिस विल बी इक्वल्स टू R स्क्वायर माइनस RR माइनस 2R स्क्वायर। तो हमारे पास जो नेट क्वाड्रेटिक बन रहा है दैट इज R स्क्वायर माइनस 2RR माइनस 2R स्क्वायर, दैट विल बी 0। तो कैपिटल R की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 2 स्मॉल r। यहां पर कितना आ जाएगा 12R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ऑब्वियसली R कैन नॉट बी नेगेटिव, तो मेरा कैपिटल R की जो वैल्यू आएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की दैट विल बी √3 प्लस 1 इंटू स्मॉल r, and that will be 2.732 into small r, and ध्यान देना this will be, ये तो हमारा कट जाएगा इसीलिए इसी फॉर्मेट में दिया हुआ था, देख के पहले डर लग रहा था। so this must be equals to 10 ohm। तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया वो आ गया है 10 ohm, और जो मेरा इक्विवेलेंट सर्किट अब बनेगा उसको ड्रॉ करता हूं मैं। यहां पर मेरे पास 10 ओम है और यहां पर है मेरे पास C1, यहां पर है मेरे पास C2 और यहां पर जो है यहां पर मेरे पास होगा C3। अच्छा एक बार फटाफट C1 चार्ज जो है वो है 30 म्यू C, C1 जो है वो है मेरा 3 म्यू F। तो यहां पर अगर मैं प्लस लिखता हूं और यहां पर अगर मैं माइनस लिखता हूं तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 10 वोल्ट। यहां पर अगर मैं प्लस लिखता हूं, यहां पर अगर मैं माइनस लिखता हूं तो यहां पर आएगा मेरा 5 वोल्ट, और यहां पर अगर मैं माइनस और यहां पर प्लस है तो ये वाला भी 5 वोल्ट का है। सो ऊपर जो है 15 सपोर्ट में और नीचे पे 5 हमारा अपोज पे है। सो इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 10 वोल्ट, और रेजिस्टेंस जो है वो हमारा होगा 10। तो करंट आई मेरे पास सिंपली आ जाएगा 1 एम्पियर, यानी ये वाले के थ्रू जो करंट हमारा फ्लो करेगा वो तो डेफिनेटली 1 एम्पियर ही करने वाला है। अच्छा चार्ज जो है रेजिस्टेंस में कहीं पर खत्म नहीं हो सकती है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से अगर कुछ क्यू छूटा इसको वो क्यू मिलेगा, यहां पर क्यू छूटा तो यहां पर माइनस क्यू भी छूटेगा, तो यहां से भी क्यू छूटेगा, यानी सबका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होगा वो हमारा मैग्नीट्यूड वाले पे सेम होने वाला है। हाँ ऑब्वियस सी बात है नीचे वाले का चार्जिंग होगी, ऊपर वालों की डिस्चार्जिंग होगी, बट जो हमें पूछा गया है दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज जो होगा ये तो हमारा हर केस में सेम ही होने वाला है, and that will be equals to 1 coulomb per second. That will be simply 1 coulomb per second. By the way हम देख सकते हैं ऑब्वियसली बात है डिस्चार्जिंग चार्जिंग ये सब प्रोसेस प्रैक्टिकल इंस्टेंटेनियस है। जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ रेट चेंज है वो मेरा 1 म्यूसी के ऑर्डर में है, सॉरी 1 कूलॉम के ऑर्डर में है, और टोटल चार्ज जो है वो है 30 म्यूसी।
स्टेडी स्टेट अटेन होने में प्रैक्टिकली कोई टाइम लगता नहीं है, वो R इंटू सी का वैल्यू से भी तुम देख सकते हो, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो सेकेंड, ठीक है। सो प्रैक्टिकली 1 सेकेंड अगर हम रुक जाते हैं तो स्टेडी स्टेट पूरी तरीके से अटेन हो चुका है, ये चीज हम एज्यूम तो कर ही सकते हैं, राइट। खैर वो बात नहीं है, अब मेन बात पे आते हैं, सेकेंड पार्ट पे देखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, नीचे वालों का चार्जिंग चल रही है, तो एट अ स्टेडी स्टेट द सिनेरियो विल बी समथिंग लाइक दिस। करंट फ्लो तो हमारा बंद हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर ले रहा हूं। सो मान लो ऊपर वाले ने डिस्चार्जिंग के दौरान टोटल हमारा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज छोड़ चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले पे जो चार्ज आएगा दैट विल बी 30 माइनस क्यू, और उतना माइनस उतने में ही होगा, तो ठीक है उसको मैं लिख नहीं रहा हूं। और इस वाले पे भी चार्ज जो होगा दैट विल बी 30 माइनस क्यू, ये वाले प्लेट पे, और ये वाले प्लेट पे जो चार्ज आएगा दैट विल बी प्लस 30 प्लस क्यू, माइनस पे उतना ही आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाले सर्किट पे अगर मैं केवीएल लगाता हूं तो यहां से यहां ड्रॉप या यहां से यहां ड्रॉप वो हमारा सेम होना चाहिए। तो 30 माइनस क्यू बाई 3 प्लस 30 माइनस क्यू बाई 6 दैट विल बी 30 प्लस क्यू बाई 6। 6 से पूरा मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास आ जाएगा 60 माइनस 2Q प्लस 30 माइनस Q, तो मेरे पास 4Q का जो वैल्यू आएगी दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूं, दैट विल बी इक्वल्स टू यहां पर 60, तो Q मेरे पास हो जाएगा 15 म्यू सी, ठीक है। सो व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी सिस्टम का, तीनों में चार्ज तो हमारा सेम ही था, तो हाफ Q स्क्वायर बाई C1 प्लस हाफ Q स्क्वायर बाई C1, ठीक है, प्लस हाफ Q स्क्वायर बाई C2 प्लस हाफ Q स्क्वायर बाई C3, यानी Q स्क्वायर बाई 2 कॉमन लेते हुए 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, ये हमारा आने वाला है। 30 म्यूसी का चार्ज था, तो मेरे पास ये वाला जो एनर्जी आएगी दैट विल बी 30 स्क्वायर, दैट विल बी 450 यहां पर, एंड 1 बाई C1 प्लस यहां पर जो अगर आ जाएगा तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 3, यानी दैट विल बी 2 बाई 3, दैट विल बी इक्वल्स टू 300 माइक्रोजूल, ठीक है। और जो फाइनल एनर्जी है उसको अगर मैं लिखूं तो पहले दोनों में चार्ज तो हो जाएगा 15 स्क्वायर बाई 2 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 6 प्लस 45 स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 बाई 6, इतना आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। यहां पर मेरे पास आ गया है हाफ, ठीक है, तो 225 बाई 4 प्लस यहां पर हो जाएगा 15 स्क्वायर इंटू 9, एक हमारा कटेगा तो मेरे पास आ जाएगा 225 इंटू 3 बाई 4, तो यहां पर 1 बाई 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा 225 माइक्रोजूल। और इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर देता हूं तो हीट H विल बी U इनिशियल माइनस U फाइनल, दैट विल बी 75 माइक्रोजूल।
ओके ओके दोस्तों, सो वी हैव नाउ अ वोल्टेज कंट्रोल स्विच. Look at the circuit. The switch has two positions, 1 and 2. It is clearly evident जो हमारा पोजीशन 1 पर जब रहेगा तब हमारा चार्जिंग सर्किट ओपन रहेगा, और जब हमारा पोजीशन 2 पर जाएगा तो वहां पर हमारा डिस्चार्जिंग सर्किट जो है वो हमारा ओपन हो जाएगा. ठीक है. सो फंडा ये है, जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही 2V/3 से बड़ा हो जाता है तो तुरंत स्विच अगर पोजीशन 1 पे था वो मेरा 2 पे आ जाता है, और डिस्चार्जिंग चलते हुए जैसे ही वो कैपेसिटर का चार्ज वापस Vc/3 पर आ जाता है तो वहां पर मेरा चार्जिंग सर्किट वापस ऑन अगर हो जाती है, तो मुझे ये निकालना है जो हमारा इस प्रकार का Vc वर्सेस T का जो हमारा ग्राफ है, वो ग्राफ पहले तो हम एक बार सिद्ध करेंगे जो ये होगा, और उसके बाद ये जो टोटल टाइम है T वो हम निकालने वाले हैं. तो प्रॉब्लम को कहीं से तो चालू करनी है, तो लेट्स स्टार्ट विद द T = 0, जहां पर हमारा स्विच जस्ट पोजीशन 2 से पोजीशन 1 पर स्विच मारेगा. ठीक है. सो यहां पर अगर हम ध्यान दें एक बार, तो जैसे ही मेरा स्विच मारने वाला है, तो व्हाट विल हैपन इज, ये मेरा रेजिस्टेंस R काम करेगा, यहां पर मेरा C काम करेगा, और यहां पर मेरे पास बैटरी है, दैट विल बी इक्वल्स टू ऑफ V. ऑब्वियसली ये वाले प्लेट पे ऑलरेडी कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज है, ये मेरा है प्लस और ये मेरा है माइनस, और करंट जो है वो हमारा इस तरीके से फ्लो करना चालू कर देगा. तो किसी भी यूनिट पर टाइम पर मान लो यहां पर है मेरा प्लस Q, और यहां पर है मेरा माइनस Q. ठीक है. तो मैं क्या लिखूंगा, V विल बी इक्वल्स टू IR प्लस Q/C. तो Q/C प्लस R इंटू dQ/dt, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू V. तो मेरे पास आ जाएगा जो dQ V माइनस Q/C 1/R इंटू dt. नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट T इक्वल्स टू 0 पर, ये मेरा T इक्वल्स टू 0 पर, यहां पर जो चार्ज Q था, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अभी मेरा यहां पर मैंने Vc लिख दिया हूं, देयर V. पोटेंशियल डिफरेंस जो था दैट विल बी V/3, यानी चार्ज था CV/3, और यहां पर है मेरा कोई चार्ज Q एट टाइम T. राइट. तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी ln V माइनस Q/C डिवाइडेड बाई, यहां पर मेरे पास आ जाएगा 2V/3, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस T/RC. ठीक है. सो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 3/2 माइनस 3Q/2CV e टू द पावर माइनस T/RC. सो Q जो आ जाएगा मेरे पास दैट विल बी इक्वल्स टू 2CV/3 into 3/2 minus e to the power minus T/RC. ठीक है. नाउ यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये है मेरा चार्ज किसी भी इंस्टेंट पर, T इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा तो साफ साफ CV/3 आ रहा है. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ टाइम T, जहां पर हमारा ये वाला चार्ज 2CV/3 पर कन्वर्ट हो जाएगा
यानी हम बेसिकली ये वाला टाइम t1 निकालने में इंटरेस्टेड है। पहले ये वाला टाइम को मैं t1 बोल देता हूं। तो 2cv/3 3/2 e to the power minus t1/RC. This one is gone. This is 1. So 1 equals to 3/2 minus e to the power minus t1/RC. तो t1 हमारे पास आ जाएगा RC ln 2। तो जो चार्जिंग वाला पार्ट है वो तो हम लोगों ने कर लिए हैं, दैट विल बी RC ln 2। एंड आफ्टर दैट द डिस्चार्जिंग सर्किट विल स्टार्ट, एंड जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, दिस विल बी R एंड दिस विल बी द कैपेसिटर। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। यहां पर तो कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। हमारा इनिशियल चार्ज जो है वो हमारा 2cv/3 होगा। तो चार्ज Q विल बी Q0 2cv/3 e to the power minus t/RC। ये हमारे पास सिंपली आ जाएगा। और मान लो ये वाला जो टाइम लगता है, ये टाइम को मैं बोल देता हूं t2। तो cv/3 is equals to 2cv/3 e to the power minus t2/RC। तो मेरे पास जो t2 का वैल्यू होगा, that will be RC ln 2। सो इन दोनों चीज को अगर मैं कंबाइन कर देता हूं तो मेरे पास t का जो वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी सिंपली 2RC ln 2। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा एक सर्किट दिया हुआ है। मैंने स्विच को क्लोज करने के बाद कोई एक इंस्टेंट पे मैंने ये देखा जो R और 2R में जिस रेट से मेरा पावर डिसिपिटेट हो रहा है, that are 9 watt and 2 watt respectively, then find the rate of increase of energy stored in the capacitor at that instant। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे? मान लो यहां पर कोई एक इंस्टेंट पे करंट जो है वो है मेरा I1, यहां पर जो करंट जा रहा है दैट इज I3। सॉरी, मैंने उल्टा दिखा दिया, सॉरी। ये है मेरा I1 और यहां पर जो है मान लो वो करंट है मेरा I2, और इसके थ्रू जो मेरा करंट आएगा दैट विल बी I3। और ये वाले प्लेट पे उस इंस्टेंट पे जो चार्जेस है दैट इज प्लस Q एंड माइनस Q। अच्छा, पहली बात एक चीज तो लिख सकता हूं, जो Q/C मस्ट बी इक्वल्स टू 2R इंटू I2। ये तो मैं डायरेक्टली डेफिनेटली लिख सकता हूं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद अगर हम ध्यान दें तो मैं ये लिख सकता हूं, जो I1 स्क्वायर इंटू R इक्वल्स टू 9 एंड I2 स्क्वायर इंटू यानी 2I2 स्क्वायर R इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो हमारे पास जो आ जाएगा, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, सो I1 स्क्वायर बाई I2 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 9। तो I1 बाई I2 विल बी सिंपली 3, यानी I1 विल बी 3I2। ठीक है, बट यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, dq by dt that is equals to I3, that will be I1 minus I2 and it will be simply 2I2। ठीक है, dq by dt के बारे में मैं ये लिख सकता हूं,
ये वाले का जो एनर्जी होगा U, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू क्यू स्क्वायर बाई सी, यानी du बाई dt Q बाई सी इंटू dq बाई dt। ये हम लोग लिख सकते हैं। Now Q by C, that will be simply equals to 2I2R, and dq by dt will be I3, that will be simply 2I2. So this will come out to be equals to 4I2 square R, but I2 square R तो मेरा 1 है, तो यहां पर जो आंसर आ जाएगा that will be simply equals to 4 watt। काफी आसान क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है, राइट? ओके दोस्तों, सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। यहां पर क्या है, ये मेरा सर्किट दिया हुआ है, इनिशियली कैपेसिटर्स अनचार्ज था, और उसके बाद मैंने सारे स्विचेस को क्लोज कर देता हूं, तो स्टेडी स्टेट तक जो रेजिस्टर में दिखा रखा हूं उस पर टोटल हीट कितना प्रोड्यूस हुआ है, मुझे ये चीज बतानी है, ठीक है? सॉरी। अच्छा, एट स्टेडी स्टेट हमारा सर्किट जो है वो हमारा कंप्लीटली कट ऑफ हो जाएगा, दैट्स फॉर श्योर। स्टेडी स्टेट में ये सर्किट जो है वो कंप्लीटली कट ऑफ हो जाएगा, ये बात से तो हम लोग पूरी तरीके से सहमत होंगे, ठीक है? सो स्टेडी स्टेट के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ध्यान देना, ये वाला पॉइंट को अगर मैं 0 पर मानता हूं तो ये वाला पॉइंट मेरा 200 पर होंगे, और ये वाला पॉइंट जो है वो मेरे होंगे 100 पे, और ये वाला पॉइंट जो होंगे वो डेफिनेटली 550 पे होगा। सो अगर मैं ध्यान दूं तो यहां पर ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है? ये बात तो निश्चित है। सो यहां पर अगर हम ध्यान दें, यहां पर चार्जेस को अगर मैं लिख देता हूं प्लस Q1 और माइनस Q1, और यहां पर लिख देता हूं प्लस Q2 और माइनस Q2, ठीक है? सो ऑब्वियस सी बात है, Q1 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 450 इंटू 10, सॉरी मैं यहां पे कूलॉम लिख दिया हूं पागलों की तरह, सॉरी दोस्तों, इट विल बी फराड, ठीक है? सो इतना माइक्रो कूलॉम आ जाएगा मेरे पास, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 4.5 मिली कूलॉम, और Q2 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू, सिंपली यहां पर डिफरेंस होगा 350 इंटू 10, दैट विल बी 3.5 मिली कूलॉम। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, अगर ध्यान दिया जाए, ये दोनों प्लेट को अगर मैं कंसीडर करूं तो ये आइसोलेटेड प्लेट सिस्टम आएगा। यहां पर जितना भी चार्ज है वो तो डेफिनेटली मेरा इसी बैटरी के थ्रू पास किया है, हर हाल पे इसी बैटरी के थ्रू डेफिनेटली पास किया है, हर हाल पे। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो पॉजिटिव चार्ज जैसे पास करना चाहिए वैसे पास किया है, तो इस वाले का जो वर्क डन होगा डेल्टा W1, ठीक है? सो दैट विल बी इक्वल्स टू सिंपली 550 इंटू इन दोनों का सम माइक्रोजूल, क्योंकि टोटल Q1 और Q2, Q1 प्लस Q2 दोनों ही तो इसके थ्रू पास किया है, तो ये वाला बैटरी ने जो काम किया है उसका वैल्यू हमारे पास ये आने वाला है। तो इफ आई सी दिस विल बी इक्वल्स टू 4.4 जूल। अच्छा, ये वाला बैटरी का वर्क डन डेफिनेटली नेगेटिव होगा, क्योंकि ये वाला प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हुआ है, यानी ये वाला बैटरी के ऊपर भी ऐसे चार्ज फ्लो किया है, और ये वाला बैटरी के ऊपर भी ऐसे ही चार्ज फ्लो किया है। इसके ऊपर जो चार्ज फ्लो किया है वो फ्लो किया है मेरा और केवल Q1,
तो इसका अगर मैं वर्क डन निकालू डेल्टा W2, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 100 into 4.5 म्यूजिए, ठीक है। तो यहां पर जो वर्क डन आएगा दैट विल बी -0.45 जूल, और डेल्टा W3 जो होगा मेरे पास दैट विल बी -200 into 3.5, तो दैट विल बी -0.7 जूल। तो ये वाले सिस्टम के ऊपर तीनों बैटरी मिलके जो नेट वर्क होगा वो होगा इन तीनों का सम -1.15 जूल, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 3.25 जूल। ये है बैटरी का वर्क डन। अच्छा, कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था, तो कैपेसिटर का जो केवल और केवल फाइनल एनर्जी है वही हमें देखनी है। तो फाइनल एनर्जी जो होगी दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ C इंटू V² प्लस हाफ C इंटू V², इतना माइक्रोजूल। तो यहां पर सबसे पहले 2 जीरो तो पहले खत्म कर दो, तो 45² प्लस 35² बाई 2 इंटू मिलीजूल। सो 45² मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2025, और 35² आ जाएगा 1225 बाई 2 मिलीजूल। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3.25, तो 3.25 डिवाइडेड बाई 2 मिलीजूल, जूल, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1.625 जूल। तो सिस्टम का फाइनल एनर्जी इतना आ गया 1.625 जूल, और जो मेरा वर्क टोटल हुआ है सिस्टम के ऊपर वो हुआ है 3.25 जूल। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा हीट प्रोड्यूस्ड होगा दैट विल बी डेल्टा W माइनस UF। इन दोनों को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1.625 जूल। सो टोटल हमारा जो हीट प्रोड्यूस होगा सर्किट में वो होगा 1.625 जूल, एंड दैट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। यहां पर रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है वो तो डेफिनेटली हमारा होना ही चाहिए था। ये वाले क्वेश्चन में मेन ट्रिक यही था, जो यहां पर हम लोग जो ट्रांजिएंट एनालिसिस है वो बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। द रीजन इज प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमें इंडिविजुअल करंट्स की कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, हमें तो केवल टोटल चार्ज से ही मतलब था। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव अ बॉल ऑफ रेडियस R, उसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है S1 जिसके साथ एक स्विच, एंड देन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, एंड यहां पर एक दूसरा रजिस्टर है R2 जो इवेंचुअली हमारा ग्राउंडेड है, यानी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो इनिशियली मैंने बॉल को चार्ज दे दिया था Q0 और मैंने स्विच जो है उसको क्लोज किया। तो सवाल यह है जो स्टेडी स्टेट जब तक आएगा तब तक कुल मिला के हमारा जो R1 और R2 पे हीट प्रोड्यूस होंगे उसका अमाउंट कितना होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रियलाइज वन थिंग, और वो ये है जो ये वाला बॉल भी तो अल्टीमेटली मैं ये एज्यूम कर सकता हूं जो इसका एक एंड तो इंफिनिटी पर है, यानी ये वाले जो हमारा मेटालिक कैपेसिटर है यहां पर है मान लो A, मैं एक बार जल्दी से वापस डिराइव कर दे रहा हूं। यहां पर है A, यहां पर है B,
इस पे चार्ज दे दो प्लस क्यू नॉट और इस पर चार्ज दे दो माइनस क्यू नॉट। तो इन दैट केस जो हमारा V आता है, ये वाले पॉइंट का तो पोटेंशियल 0 ही आता है। ये इसीलिए हम इंफिनिटी पे साफ साफ मान सकते हैं। यानी यहां पर कोई भी हमारे पास एक कैपेसिटर हो, इट रियली डजंट मैटर, यहां पर तो हमारा V 0 ही आएगा और यहां पर जो आएगा दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट AB into B minus A। ठीक है। एंड एज B टेंड्स टू इंफिनिटी, ये वाला V का जो वैल्यू आएगी दैट विल बी Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। तो करस्पॉन्डिंग जो हमारा कैपेसिटेंस आता है, एक आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस वी नो इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। नाउ वी हैव टू रियलाइज, जो ये वाला चीज को तो मैं एक इफेक्टिवली कैपेसिटर की तरह ही ट्रीट कर सकता हूं, इसका दूसरा एंड जो है वो इनफाइनाइट रेडियस का एक स्फीयर है जो कैपेसिटर का ये वाले एंड से कनेक्टेड है। यानी द इफेक्टिव सर्किट दैट वी कैन ड्रॉ इज, यहां हमारे पास प्लस क्यू नॉट है, माइनस क्यू नॉट है और यहां पर एक कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस C। ठीक है। ये वाला जो रेजिस्टर है यहां पर है R1 और यहां पर जो रेजिस्टर है दैट इज R2 और ये वाला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो है मेरा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। A का वैल्यू यहां पर स्मॉल r है। एंड फाइनली व्हाट विल हैपन इज, यहां पर हो जाएगा मेरा Q नॉट माइनस Q, दिस इज प्लस Q, दिस इज माइनस Q। ना पोटेंशियल तो हमारा सेम ही होना चाहिए, तो Q नॉट माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R Q बाई C। तो Q का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा Q नॉट C डिवाइडेड बाई C प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ Q दैट आई हैव। मेरे ख्याल से ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ये है हमारा चार्ज का अमाउंट। तो ये अगर हमारा चार्ज का अमाउंट है तो U इनिशियल जो आएगा मेरे पास दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर बाई C एंड दैट कैन बी ऑल्सो डन यूजिंग द सेल्फ एनर्जी, राइट? दैट कैन बी ऑल्सो डन यूजिंग द सेल्फ एनर्जी। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। खैर कैसे भी देख लो, इट रियली डजंट मैटर। Q नॉट स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट A। और यहां पर जो हमारा फाइनल एनर्जी आएगी हाफ Q स्क्वायर बाई C Q नॉट माइनस Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है। तो यहां पर जो मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2C Q स्क्वायर Q नॉट स्क्वायर C स्क्वायर बाई एक C तो काट दो पहले, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का होल स्क्वायर। मैं यहां पे A क्यों लिख रहा हूं, सॉरी, दिस इज R, सॉरी 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 सॉरी, वो ऊपर से मैंने गलत देख लिया था, सॉरी। और यहां पर जो प्लस में आएगा दैट विल बी Q नॉट स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बाई C प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का होल स्क्वायर।
and that will be equals to half Q naught square by C plus 4 epsilon naught R. तो U इनिशियल आ गया है, U फाइनल आ गया है मेरे पास. हीट जो आएगा, टोटल हीट प्रोड्यूस्ड H, that will be nothing but simply calculate it. मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं. You can simply subtract and get the value of amount of heat. अब कुछ हीट जो है यहां पर मान लो प्रोड्यूस होता है H1, यहां पर मान लो मेरा प्रोड्यूस होता है H2. दोनों में करंट जो है वो तो हमारा डेफिनेटली सेम होने वाला है ही है. तो मैं सिंपली लिख सकता हूं H1 by H2 will be equals to R1 by R2. So H यहां से निकाल लेना, तो मेरे पास H1 का जो वैल्यू आएगा R1H by R1 plus R2, R2H by R1 plus R2. तो यहां से मेरे पास दोनों हीट्स का वैल्यू जो है वो आ जाएगी. सिंपली कैलकुलेट H. ओके.